नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आपकी स्क्रीन पर ये तीन चेहरे हैं। इन तीन चेहरों में दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक मौजूदा मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव बीते काफी समय से पीडीए को लेकर एक मुहिम चलाए हुए हैं। इसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, फिर उन्होंने कहा पत्रकार, दलित और अगड़ा, जो पिछड़ों में अगड़ा है, जो अगड़ों में पिछड़ा है, ये कह के रोज नए नारे गढ़े गए और इस गढ़े हुए नारों पर चर्चा होती रही। इसी दौरान कल से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। उस वायरल वीडियो के बाद एकाएक भूचाल आता है। उस वीडियो में कभी योगी आदित्यनाथ के योगी वाहिनी का प्रभारी रह चुके पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह का वीडियो सामने आया, जिसमें वो सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज में एक जनसभा को संबोधित करते हैं और उसमें कहते हैं कि आप 10 लड़कियां एक एक युवक मुसलमानों की लेके आओ, उनका खर्चा मैं दूंगा, उनको रोजगार में दूंगा। ये बयान जब सोशल मीडिया में आता है, इस पर समाजवादी पार्टी के सभी प्रवक्ता इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। टीवी चैनल्स इस पर कोई डिबेट नहीं कराते हैं, क्योंकि इस पे डिबेट कराने का मतलब था योगी आदित्यनाथ का नाराज होना, भारतीय जनता पार्टी का नाराज होना। तो टीवी चैनल्स इस डिबेट से दूर चले गए। अब आज दिन निकला तो दो फैक्ट सामने आए कि योगी आदित्यनाथ और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री, दोनों ने मिलकर आज अखिलेश के पीडीए पर सीधा सीधा एक प्रहार किया। प्रहार बहुत बड़ा है और दोनों का प्रहार दो समुदाय पर था। योगी आदित्यनाथ का पिछड़ों पे था, यानी अखिलेश यादव की पी पर था, और मायावती जी का अखिलेश यादव की ए यानी अल्पसंख्यक पर था। और दोनों के टाइमिंग देखिए कि लगभग एक जैसी है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के दो नेता हैं, दो आइकॉन हैं। एक का नाम कल्याण सिंह जी है, एक का नाम मुलायम सिंह है। दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिछड़ों के बड़े नेता, बड़ी पहचान, पिछड़ों को आगे करने में एक बड़ी भूमिका। उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति अगर पिछड़ों की है, वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। अब नए चेहरों में निकल के आ रहे हैं तो अखिलेश यादव हैं, नए चेहरों में निकल के आ रहे हैं तो निषादों में संजय निषाद हैं, राजभर समाज में ओम प्रकाश राजभर हैं। अगर कुर्मी समाज की बात करें तो कुछ समय तक संतोष गंगवार भी चेहरा गिने जाते थे। एक टाइम में ओम प्रकाश सिंह बीजेपी के बड़े चेहरा गिने जाते थे। अब जैसे बीजेपी में स्वतंत्र देव सिंह हैं, तो अनुप्रिया पटेल हैं, पल्लवी पटेल हैं। पिछड़ों में अगर हम बड़े चेहरों में बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम काफी ऊपर गिना जाता है और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम गिना जाता है, कुशवाहा जी का नाम गिना जाता है। हर जाति के अपने अपने नेता हैं। गुजरों में बात करें तो इस समय दो नेता बड़े सामने उभर कर आ रहे हैं। इनमें भाजपा की ओर से नंदकिशोर गुर्जर हैं, तो समाजवादी पार्टी की ओर से राजकुमार भाटी है। अब इस दौरान पहला जो खबर आती है वो आपके समक्ष स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश को बहुत जल्द एक नया जिला मिल सकता है। इस नए जिले को बनाने के लिए विभागों के बीच फाइलें रफ्तार पकड़ चुकी हैं और राजस्व परिषद ने उन दो जिलों की डीएम से रिपोर्ट मांगी है, जिनके कुछ हिस्सों को शामिल कर यह नया जिला बनाया जाएगा। इस नए जिले का नाम होगा कल्याण सिंह नगर। बुलंदशहर जनपद के डिवाई और अलीगढ़ के अतरौली और गंगीरी इलाकों को मिलाकर बनने वाला यह उत्तर प्रदेश का 76वां जिला होगा।
दरअसल इस जिले की मांग पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने ही उठाई थी, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से सहयोग न मिलने की वजह से यह बात आगे नहीं बढ़ पाई। कल्याण सिंह जी इस जिले को काफी समय पहले अतरौली और कासगंज को मिलाकर एक नया जनपद बनाना चाहते थे, ताकि ये पूरा जनपद पिछड़ा बाहुल्य जनपद बन जाए और लोधी बाहुल्य जनपद बन जाए, ताकि उनके बेटे और उनके पुत्र की राजनीतिक पकड़ हमेशा कायम बनी रहे। कासगंज लोधी बाहुल्य विधानसभा सीट है, लोधी बाहुल्य जनपद भी है। 3 विधानसभा सीटें, इनमें 2 में लोधी बाहुल्य है, इसमें एक अमापुर विधानसभा सीट लोधी बाहुल्य है और एक कासगंज शहर लोधी बाहुल्य विधानसभा सीट है। दोनों पर लोधी राजपूत ही विधायक हैं। अब इस बात को छेड़कर एक बार फिर उत्तर प्रदेश के लोधी राजपूत समाज को, जो राजवीर सिंह चुनाव हार चुके हैं, उनको एक बार बूम करने के लिए ये कल्याण सिंह नगर जो बनाया जाएगा, इससे भारतीय जनता पार्टी को काफी राहत मिलेगी। ये तो योगी आदित्यनाथ की पहल थी, यानी सीधा सीधा पिछड़ों पर हमला था। उसी समय मायावती जी ने आज एक पोस्ट शेयर कर दी, जो थी मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ। ताजा संकीर्ण व घृत बयान के साथ साथ उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और ना जाने क्या क्या नफरती नाम देकर तथा उनके विरुद्ध कानून को अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक व जातिवादी द्वेष, वैमनस्य, अशांति, अराजकता एवं लोगों के जान माल व मजहब पर खतरा बन जाने का शरारती तत्वों का यह विषैला हिंसात्मक खेल निंदनीय है। ऐसे में आपराधिक, अराजक, असामाजिक तत्व सभ्य व संवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती है और खतरा है। इन्हें सह व संरक्षण देने की बजाय सरकारें राज्य की करोड़ों जनता के हित व कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून का राज स्थापित करना सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। यही व्यापक जन व देश हित में है। अब मायावती जी अभी बीते अक्टूबर के ही महीने में एक रैली आयोजित करती हैं लखनऊ में, और उस दिन योगी सरकार के कसीदे करती हैं। आज उन्हें लगता है, और एक भी शब्द उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ नहीं लिखा है, एक भी मुख्यमंत्री से सवाल नहीं किया है, लेकिन चूंकि मामला मुसलमानों से संबंधित था तो उन्होंने सीधा सीधा अखिलेश पर, जो उनके साथ वोट बैंक है, उसको लपेटा है। भैया इस पर न्याय कौन देगा? उन्हें योगी आदित्यनाथ जी को लिखना था, उन्हें टैग भी करना था, उनसे सवाल करना था कि जब सब कुछ आपकी सरकार ने कह दिया कि ऐसा नहीं होगा, धर्म समाज धर्मांतरण की बात नहीं होगी, जाति की बात नहीं होगी, तो फिर ये कहां से? अब ये पूरा मामला आगे बढ़ चला था। उधर अखिलेश यादव ने ही आज ये खबर दी थी, सबको उसके वोट का अधिकार दिलवाना है, हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र बचाना है। पीडीए प्रहरी, एसआईआर पीडीए प्रहरी, नीचे साइकिल चुनाव निशान। अब अखिलेश अपना पीडीए बचाएं, वोट बचाएं, वोट बचेंगे तो विधानसभा में पड़ेंगे। अब इस सबको देखकर यह लग रहा है कि आज एकाएक अखिलेश के पीडीए पर इन दोनों लोगों ने मिलकर सीधा हमला बोला है। निश्चित रूप से यह बात साबित हो रही है कि अखिलेश यादव के पीडीए से नींद तो सबकी उड़ी हुई है, परेशानी तो सबको है। आज वो कोई कुछ कहे, लेकिन अखिलेश के इस पीडीए ने पूरे उत्तर प्रदेश के सियासत को 180 अंश पर घुमा दिया है। लोकसभा में इसका बानगी मिल चुकी है। हालांकि पत्रकार तो तब भी 75 सीटें दिलवा रहे थे, वो पत्रकार आज भी पूर्ण बहुमत की सत्ता वापस कराएंगे। उनका काम है नैरेटिव गढ़ना, वो कभी सवाल नहीं करते। वो आज भी इसी बात पर काम करेंगे कि
एसआईआर सरकार जो लागू कर रहा है चुनाव आयोग वो ठीक है, और विपक्ष का काम है सवाल करना। कई पत्रकार इस पर सवाल कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने कह दिया कि बिहार में सटीक लागू हो गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने ये बताया कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई, और जो शिकायतें रिजेक्ट हुई वो थी किसकी? क्योंकि मामला यह है कि जब कोई किसी की सुनता नहीं है, कोर्ट से कई चीजें निकल के आई, फिर वोट जो कटे वो किसके थे, जो मृत लोग दिल्ली तक आए वो कौन थे। हम अपने मन में ये ठान लें कि हमने गलती नहीं किया तो उसका कोई प्रूफ और सबूत नहीं होता है। अब उत्तर प्रदेश में बड़ी असमंजस ये है कि किस तरीके से एसआईआर होगी तो क्या दलित और पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के वोट बचेंगे। कई लोगों ने यह कटाक्ष किया है, कई लोगों ने कमेंट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के तो वोट घर जाकर चुनाव आयोग बना देगा, उनके वोट क्यों कटेंगे। तो वोट फिर किसके कटेंगे? कई लोगों का मानना है कि यादव अपने वोट ध्यान रखें, पिछड़े अपने वोट याद रखें, मुस्लिम खास तौर पर अपने प्रपत्र तैयार रखें, दलित अपने प्रपत्र तैयार रखें, क्योंकि इस बार दलितों का रुझान ज्यादा अखिलेश यादव की तरफ है। और इसी को लेकर एक बसपा की बड़ी रैली का आयोजन होता है। कितनी ताकत से उतरेगी बसपा, यह अभी नहीं कहा जा सकता है। मायावती अपना पूरा अमला दुरुस्त कर रही हैं, इधर मुसलमानों के फेवर में खड़ी हो रही हैं, उधर 2 दिन पहले ही अभी शमसुद्दीन राइन जो मुस्लिम नेता थे उन्हें बर्खास्त किया है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने फोन नहीं उठा पाया। किसी पार्टी में पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो प्रभार देख रहा हो, और वो अगर 35 कॉलें मायावती जी के फोन की जाएं और वो ना उठा पाए और उसे बर्खास्त कर दिया जाए, और वो अपनी सफाई भी दे कि मैं सो गया था, मैंने फोन साइलेंट पर लगा लिया था, तो माफी तो होनी चाहिए। कोई उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी छोटा मोटा आदमी नहीं होगा। जब पार्टी को कोई पूछ नहीं रहा था तब वो रोज भाग दौड़ के संगठन तैयार कर रहा था। तो ये दोनों लोगों ने मिलकर आज अखिलेश के पीडीए पर हमला बोला है। कई लोग ये मानते हैं कि दोनों एक दूसरे की बी टीम है, तो कई लोग ये भी मानते हैं कि अखिलेश यादव क्यों नहीं बी टीम है। अखिलेश यादव भी बी टीम है, वो भी खुल के नहीं विरोध करते हैं। हालांकि अखिलेश यादव जो इस घटना पे नहीं बोले, उन्हें बोलना चाहिए था, उन्हें सरकार से सवाल भी करना चाहिए था। अब ना करने का क्यों नहीं उन्होंने किया है, क्यों वजह रही, ये तो अखिलेश यादव जवाब देंगे। लेकिन इस पूरे मामले में ये अब समझ में आ रहा है कि आज जो ये हमला है, ये अखिलेश यादव के पीडीए से भयभीत होकर अखिलेश यादव के पीडीए पर बोला गया है। अखिलेश यादव का पीडीए बचेगा या ध्वस्त होगा, इसकी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 2027 के लिए अपनी अपनी बिसातें, अपनी अपनी चालें, अपने अपने हिसाब लोगों ने लगाने शुरू किए हैं। गोटियां अपनी सेट की जाएंगी, अपने अपने हिसाब से अपने अपने राजा और वजीर प्यादे एक दूसरे को घेरेंगे, और फिर धीरे धीरे चुनाव आने वाला है। 26 की तैयारी हो चुकी है, 27 के पहले महीने में ही चुनाव शुरू हो जाता है। तो अब 1 वर्ष का समय बचा है। इस 1 वर्ष में अपने सभी कील कांटे सबको दुरुस्त करने, चुनावी भूमिका में जाना है। योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी भी बचानी है, तीसरी बार सत्ता लानी है। मायावती के लिए ये करो मरो चुनाव है। इस बार भी अगर उनका 1 विधायक ही रह जाता है या 5 विधायक आते हैं तो 2032 के चुनाव में उन्हें उम्मीदवार मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश यादव के लिए भी एक करो मरो है। मायावती 3 चुनाव सरकार से दूर हो गई, 2 चुनाव तो उनके 20 विधायक भी नहीं चुने गए। अखिलेश यादव का ये तीसरा चुनाव होगा। इस बार वो अगर सत्ता से दूर रह जाएंगे तो फिर उनका कार्यकर्ता भी उनसे विद्रोह कर देगा। यूपी में तो बिना सरकार के कोई कार्यकर्ता रह ही नहीं सकता। कोई ठेका चलाता है, कोई टेंडर चलाता है, कोई पट्टा चलाता है, कोई खनन करता है। तो इस पूरे बड़े प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, कांग्रेस धीरे धीरे अपना जनाधार खोती चली गई। उसका यही रीजन था कि सत्ता से लगातार दूर रहने से कार्यकर्ता का मनोबल गिर जाता है। कार्यकर्ता किस सहारे जिएगा, कैसे काम करेगा। तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, और इस दिलचस्प चुनाव को लेकर लगातार परसेप्शन भी बदलेगा, प्रोग्राम भी बदलेगा। लोग अपने अपने हिसाब से ये सब सेट करेंगे, तय करेंगे। तो फिलहाल समझिए कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी ने और मायावती जी ने दोनों का संयोग है कि प्रयोग है। एक ही दिन अखिलेश यादव के पीडीए पर जबरदस्त प्रहार, सीधा हमला। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए। आप सबका आभार, धन्यवाद।
नमस्कार।